आचार्य जी, ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसे बयान दिए जा रहे हो। कोई कहता है कि महाकुंभ क्या है, फालतू है। कोई कहता है कि महाकुंभ में जिस तरीके से प्रयागराज का पानी है वो गंदा हो गया है। कोई कहता है कि स्वर्ग हाउसफुल हो गया है, किसको मोक्ष चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं स्वर्ग नरक जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत आसान हो गया है कुंभ पर, महाकुंभ पे सवाल खड़े करना, सॉफ्ट टारगेट बन गया है। और इस तरीके से जो बयानबाजी है वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक पक्ष को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल पक्ष को खुश करना, ये केवल तुष्टीकरण है और कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी ने तो आज पराकाष्ठा कर दी। मुझे बताइए, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। जो कभी माता पिता के चरणों में बैठे नहीं, पिताजी को घर से बाहर निकाल दिए, वो स्वर्ग की परिकल्पना करने की बात कर रहे हैं। वो खुद नर्क में है, नर्क में ही रहेंगे और नर्क में जाना उनका प्रशस्त है। उनको कोई दुख की नहीं सुधार सकती। यहाँ तो और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे खाना नहीं मिलता डुबकी लगाने से। अरे भाई, वहां 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ जितने भी आदमी गए ना, वहां खाना कहां से आया है? सबने खाया है, भरपेट के खाया है और कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे को घर पे खाना ना मिले तो कुंभ आ जाए, वहां खिला देंगे, खाना भी खिला देंगे, डुबकी भी लगाए ना लगाए खाना मिल जाएगा। ये भारत संस्कृति है। भारत के अंदर सुंदर व्यवस्था करने की व्यवस्था है कि वहां पर जो परित्यक्त हो जाते हैं, राक्षस भी हो जाते हैं। करेंगे सहयोगी ऋतु का। ऋतु लगातार प्रयागराज में काफी दिनों से मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रही है, जो वहाँ पे सूरत हाल है वो दिखा रही है। हर दिन जो लाखों लोग वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की, उनसे बातचीत भी कर रही है। ऋतु, अगर आपके साथ लोग खुद उनसे बात करिए और पूछिए कि इस बयान को लेकर, ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से ये बयान दिया गया है। बिल्कुल अनामिका, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे लोगों से ही। सीधे चलते हैं लोगों के बीच। कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ यूपी। यहाँ पर बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। लोग जो पॉलिटिकल जो है रिएक्शंस आ रहे हैं वो ये कि कुंभ जो है मृत्यु कुंभ बन गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ भी। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आई हैं। हाँ जी। यहाँ पे ममता बनर्जी कह रही है कि मृत्यु कुंभ है। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं। तो ये लोग जो है ये आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो बातचीत करने से कतरा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ, ये बताइए कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिकरण जमकर वो कर रहे हैं, मृत्यु कुंभ कह दिया यहाँ पे आज ममता बनर्जी ने। देखिए, प्रशासन की व्यवस्था काफी अच्छी है, मगर सबसे ज्यादा परेशानियां लोग उठा रहे हैं जो ये वीआईपी जो गाड़ियां जा रही हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? बिलाड़ी से। ये बताइए कि जो अभी प्रयागराज में काफी दिनों से मौजूद हैं, लगातार आप बता रहे कि किस तरीके से लोग कितनी मुश्किलों से पैदल चल के आ भी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, खुद को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ये नेताओं की बयानबाजी, जरा पूछिए लोगों से कि उनकी राय क्या, उनकी प्रतिक्रिया क्या है ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको लगातार मैं यहाँ पर प्रयागराज से तो राघवेंद्र पर यह दिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कम नहीं हो रही है। पर डे 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और यही विपक्ष में विचलन का कारण है। ये जो लगातार प्रतिक्रियाएं निकल रही, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, चाहे वो अफजल अंसारी की बात हो, चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो, चाहे ममता बनर्जी की बात हो, जितने भी नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं वो सिर्फ श्रद्धालुओं से भयभीत होकर दे रहे हैं। 55 करोड़ से ज़्यादा, सोचिए, 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं कुंभ में और अभी कम से कम 1 हफ्ते का यह महाकुंभ का आयोजन है। यह संख्या लगभग 60 करोड़ पार होने जा रही है। सोचिए, देश की आधी आबादी क्रॉस करने जा रही इस छोटे से प्रयागराज तीर्थ एक जिले में आकर के, यही इनके विचलन का कारण है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। इनको इस तरह का बयान क्या देने का हक है? अगर ममता बनर्जी को देखना है तो अपने राज्य के उन स्टेशनों पर जाएं जो प्रयागराज जो लाइन सीधा आ रही है, वहां पर देखिए स्थिति क्या है। वहां पर अगर ममता बनर्जी व्यवस्था ठीक नहीं देंगी तो शायद। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। सवाल दरअसल ये खड़े हो रहे हैं कि 55 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन सनातन पे सवाल करना और इस तरीके से लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना, ये कहां से जायज है? सीधे रुख करेंगे आचार्य जी का। आचार्य जी जुड़े हुए हमारे साथ। आचार्य जी, जिस तरीके से नेताओं की लंबी फहरिस्त हमने सुनवाया, किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अफजल अंसारी हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो और अब ममता बनर्जी इस तरीके के बयान दे रही हैं। जगह जगह स्टेशनों पर, चाहे स्टेट
कोई भी हो, चाहे राज्य कोई भी हो, हर स्टेशन पर कुछ ऐसे हालात हैं जहां पर अभी भी लोग ये चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बस जैसे तैसे प्रयागराज वो पहुंच जाए, उन्हें स्नान करने का, ध्यान करने का मौका मिले। लेकिन ये 55 करोड़ लोगों की आस्था पर चोट नहीं है। ममता बनर्जी का ये बयान, ये आस्था पे तो चोट है, लेकिन ये वास्तविक तौर पे अपने वोट को साधने के लिए दूसरे के वोट बैंक, जो भारतीय संस्कृति के, सनातन के रक्षक हैं, सनातन में विश्वास करने वाले हैं, उनका अपमान है। मुझे बताइए, इनका केवल दिखाई दे रहा है कि भारत की जनसंख्या का आधे से ज्यादा हिस्सा केवल ललायित होकर हिंदू धर्म, सनातन की आस्थाओं के प्रति समर्पित हो गया। आप सोचे, इससे पहले इतना बड़ा जनसैलाब जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मेरी उम्र 50 साल की है और मैंने इससे पहले बड़ा जनसैलाब, विभिन्न कुंभ हुए, हर 12 साल, हर 4 साल बाद एक कुंभ तो आता ही है, 12 साल बाद बड़ा कुंभ भी आता है, लेकिन मैंने इससे बड़ा जनसैलाब नहीं देखा। और इस जनसैलाब को देखकर इनकी राजनीति चूड़े हिल गई। ये वास्तविक तौर पर राजनीतिक चूड़े हिल गई है कि जिस सनातन धर्म का अपमान, सनातन धर्म पर आघात, सनातन धर्म पर बजना। ठीक है, आप सभी को रोक रहे हैं यहाँ पर। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तमाम बातचीत करने के लिए से रुक करेंगे पटना का, जहाँ पे पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना के कंकड़बाग इलाके से फायरिंग की खबर निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर कुछ बदमाशों के ने घर में अंदर घुस करके फायरिंग करनी शुरू कर दी है। कंकड़बाग इलाके में दोपहर करीब 2 बजे फायरिंग हुई है। एक घर के बाहर 4 अपराधियों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद सभी अपराधी पास के ही घर में छिप गए। गोली किसके ऊपर चलाई गई है, इसकी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन मौके पर 4 से 5 थानों की पुलिस के साथ एसटीएफ पहुंच चुकी है। फोर्स ने पूरी बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया है। अपराधियों से सरेंडर करने के लिए अपील की जा रही है। पटना एसपी के साथ ही तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और कंकड़बाग इलाके में रहने वाले उपेंद्र सिंह के घर में अपराधी छिपे हुए हैं। आसपास के लोगों से भी घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। लोगों ने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 4 अपराधियों ने फायरिंग की और फायरिंग के बाद सभी अपराधी कंकड़बाग के ही एक इलाके के घर में घुस गए हैं और घर में घुस करके यहाँ पे छिपे हुए हैं। हालांकि गोली किसके ऊपर चलाई गई है, टारगेट पर कौन था, ये सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर ये कि 2 से 3 थानों की जो पुलिस है वो मौके पर मौजूद है। खुद एसएसपी जो है वो मौके पर मोर्चा संभाले हुए है। लेकिन ये अपराधी आखिर कौन है, कहां से आए हैं, इनके टारगेट पर कौन था, किस पर गोली चलाई गई है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। क्योंकि फायरिंग के बाद ये जो चारों अपराधी हैं वो कंकड़बाग इलाके के ही एक घर में छिप करके बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये अपराधी पकड़े जाते हैं, कैसे गिरफ्तार होते हैं और कैसे उनको पकड़ा जाता है, दबोचा जाता है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर ये कि पटना के कंकड़बाग इलाके में करीब 2 बजे के आसपास की घटना है, जब फायरिंग होती है और फायरिंग के बाद जो चारों अपराधी हैं वो एक घर में घुस जाते हैं। घर में घुसने के बाद छिप जाते हैं। हालांकि कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो चारों अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, दबोचा जाए। लेकिन उपेंद्र नाम के एक शख्स हैं और जिनके घर को ठिकाना बनाया है, बदमाशों ने छिपने का सहारा बनाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि कितने घंटों की मशक्कत के बाद ये जो अपराधी हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। तो देखिए, पटना से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पटना में कंकड़बाग इलाके में, कंकड़बाग का इलाका काफी पॉश इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है और घनी आबादी वाले इलाके में ही बदमाशों ने टारगेट किया एक शख्स को, फायरिंग की, गोली चलाई और फायरिंग के बाद एक घर में जाकर छिप करके बैठ गए। 2 से 3 थानों की पुलिस लगातार पूरे इलाके में मुस्तैद कर दी गई है और एसएसपी ने खुद यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि देखना यह होगा कि जो चारों अपराधी जिनके पास हथियार भी मौजूद हैं, इन अपराधियों को पकड़ने के लिए जिस तरीके से थानों की पुलिस लगाई गई है, कब तक इस ऑपरेशन को चलाया जाता है, अपराधी ये कहां से आए हैं, किस तरीके से इनके मंसूबे रहे, कौन इनके टारगेट पर था और कैसे ये पकड़े जाएंगे, ये भी सवाल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्योंकि एसएसपी ने खुद मौके पर मोर्चा संभाल लिया और इसी बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।